तो फिर शुरू करते हैं द डबल ड्रामे का एपिसोड नंबर 32। हम ड्यूक्सू को देखते हैं जो कि समझाते हैं कि देखो तुम्हारे पास्ट लाइफ में क्या कुछ हुआ इस बात से मैटर नहीं करता, लेकिन आगे से तुम्हें कम्प्रोमाइज नहीं करना है, चाहे किसी के लिए भी क्यों ना हो, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो। और इतना कह के वहाँ से ड्यूक्सू जाने लगते हैं। हम देखते हैं जो सीटू छुपकर ये सब कुछ सुन रही होती है वो साइड हो जाती है और ड्यूक्सू वहाँ से निकल जाते हैं। ड्यूक्सू को निकलने के बाद सीटू जो होती है सामने आती है और जियांगली के पास आती है और कहती है कि जो मास्टर जो हैं यानी कि जो मजिस्ट्रेट जो हैं उनकी हालत अब दिन पर दिन ठीक होती जा रही है और वो जल्दी पूरी तरीके से रिकवर हो जाएंगे। जियांगली कहती है कि आप मुझसे पर्सनली नहीं मिले इसीलिए मैं आपको थैंक यू नहीं कह पाई, आज मैं आपको थैंक यू कहती हूँ। वो कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो जियांगली कहती है कि आपको जब कभी मेरी हेल्प की ज़रूरत होगी तो आप मुझसे मांग लेना, मैं आपकी हेल्प करने चली आऊँगी। तो यहाँ पे जो सीटू होती है वो कहती है अगर तुम्हें मेरी हेल्प करनी है ना तो जो व्यक्ति तुम्हारे पास है उसे संजो के रखना, और वहाँ से चली जाती है। जियांगली भी सोच में पड़ जाती है। जब यहाँ पे हम देखते हैं कि सीटू बाहर आती है तो ड्यूक्सू से मिलती है और कहती है कि जो घंटी मैंने तुम्हें दिया था वो कहाँ है। वो कहता है कि वो तो मैंने लूजी को संभालने के लिए दे दिया। वो कहती है कि क्या वो घंटी मैंने तुम्हें दिया था, तुमने लूजी को दे दिया, तुम कितना बेकार हो ना, एक तो मैंने खुद तुम्हें कोई चीज़ दी और तुम मुझे इधर उधर घुमा रही हो। वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या औरतों की चीज़ें लेकर घूमता फिरो, तुम ऐसा सोचती हो। तो सीटू कहती है कि ऐसी बात नहीं है और मुँह फेर के वहाँ से चली जाती है। जब वो अंदर जाती है तो उसका भाई यानी राजा चाओ अंदर होता है। राजा चाओ कहता है कि एक बात बताओ, मुझसे सच सच बताना, क्या तुम ड्यूक्सू को पसंद करती हो। वो कहते हैं कि भाई आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो। वो कहता है कि अगर तुम ड्यूक्सू को पसंद करती हो तो मैं राजा यान से बात करके तुम्हारी और ड्यूक्सू से शादी करवा दूंगा। वो कहती है कि भाई उसे फोर्स करने की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसी चीजें होती है जिसे फोर्स नहीं किया जाता। राजा कहता है कि नहीं, मैं राजा यान से बात करूंगा, प्रपोजल दूंगा उन्हें ड्यूक्सू से शादी करने के लिए। तो यहाँ पे जो सीटू होती है वो कहती है कि अगर ड्यूक्सू मुझे पसंद करता ना तो उसे प्रपोजल की जरूरत नहीं पड़ती और क्योंकि हमारी शादी हो चुकी होती। मतलब वो सैड होती है और राजा झाओ भी अपनी बहन को देखकर सैड हो रहा है। आगे हम सनी रोन के रेजिडेंस का सीन देखते हैं जहाँ पे उनकी माँ पार्टी की तैयारी कर रही होती है और सारा सामान इधर उधर रखवा रही होती है। हम देखते हैं जब गेस्ट लिस्ट आता है तो वो गेस्ट लिस्ट को देखते हैं कि वहाँ पे अकेडमी के कितने सारे लोग हैं। उसी में देखते हैं कि वो जियांगली भी है। इनका तो मुंह ही बन जाता है और जाती हैं सनी रोन से बात करती हैं, कहती है कि तुम क्या पगला गए हो, तुम्हारे घर पे पार्टी है और तुम जियांगली को यहाँ पे बुलाने वाले हो, राजकुमारी को पता चलेगा तो तुम्हें पता है क्या होगा, तुम पागल तो नहीं हो गए हो ना। वो कहता है कि हाँ माँ मैं तुम्हारी बात समझ गया, मैं उसे नहीं बुलाऊंगा जियांगली को, मुझे लगता है कि आपका मुंह सूख गया होगा, लाइए मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। उसकी माँ कहती है कि हाँ मेरा बेटा मुझे कितने अच्छे से समझता है, और जाता है पानी लेने के लिए। तो उस कप में हम देखते हैं कि वो कुछ नशीली चीज़ कुछ मिला देता है और मिलाकर लाकर अपनी माँ को देता है, बड़े प्यार से कहता है कि लो माँ पी लो। जिसकी वजह से उसकी माँ कहती है कि हाँ ठीक है तुम अब अपना काम कर लो। जिसके वजह से वो चाय वाय पीती है और जो सनी रोन होता है वो अपने काम में बिजी हो जाता है। यहाँ से कट होता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सनी रोन की माँ बेहोश हो गई होती है या सो गई होती है पता नहीं। वो उन्हें बिस्तर पे आराम से लेटा देता है और फिर कहता है कि अब तुम आराम करो और वहाँ से निकल जाता है। उसकी बहन आती है, कहती है कि मैं कब से ढूंढ रही हूँ, माँ कहाँ है, माँ नहीं मिल रही है। वो कहता है कि दरअसल माँ इतना सारा सुबह से काम किया ना तो थोड़ा सा थक गई है, कोल्ड हो गया है तो वो आराम करिए। वो कहती है रुको मैं देखती हूँ। उसका भाई कहता है नहीं रहने दो, वो आराम करिए तो उन्हें सोने दो, चलो तुम तैयार हो जाओ, हम गेस्ट का वेलकम करते हैं। जिसके बाद ये लोग बाहर दरवाजे पे खड़े होते हैं गेस्ट का वेलकम करने के लिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि चचेरा भाई आता है, लियू जू आती है, वो दोनों लोग साथ में यहाँ पे प्रणाम करते हैं। सभी लोग आते हैं, स्टूडेंट एक एक करके प्रणाम कर करके अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जियांगली यहाँ पे एंट्री लेती है और जियांगली अपने घर को देख रही होती है बड़े ध्यान से कि हाँ मैं पहले रहा करती थी, लेकिन कुछ एक्सप्रेशन ज़्यादा चेंज नहीं होता और वो इन लोगों को प्रणाम करती है। जहाँ पे जो मिस्टर सनी रोन जो होते हैं वो कहते हैं अंदर की ओर आइए। हम उसकी बहन को देखते हैं जिसका चेहरा उतर जाता है। जब ये तीनों लोग अंदर जा रहे होते हैं तो यहाँ पे ये सीजी आते हैं, उन्हें देखकर पूरी तरीके से जलन हो रहा होता है। देखते हैं कि ये सभी लोग अंदर जाते हैं और सनी रोन के साथ सभी लोग जाकर टोस्ट करते हैं कि आप हमारा बहुत अच्छा टीचर हैं, बहुत अच्छा हमारे साथ आपने हमारा बहुत साथ दिया और महाराज से हमें बहुत बहुत बधाई मिला वगैरह वगैरह, आपको बहुत बहुत बधाई, हमारे साथ टोस्ट कीजिए, हमारे साथ टोस्ट कीजिए। सभी लोग मिलकर सनी रोन को टोस्ट कर रहे होते हैं, सभी लोग मतलब यहाँ पे इंजॉय कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि जो ये सीजी होता है ना वो बस जियांगली को देख रहा होता है क्योंकि जियांगली जो होती है यहाँ पे शांति से बैठी होती है। हम देखते हैं कि जो चचेरा भाई होता है वो भी मतलब मस्त इंजॉय कर रहा होता है। आगे हम जियांगली को देखते हैं कि उठती है और उठकर एक तरफ जाने लगती है। ये सीजी भी जियांगली को जाते हुए देखता है और हम देखते हैं कि सनी रोन जो होता है वो भी जियांगली को जाते हुए देखता है। जियांगली एक तरफ से जाती है और वो उसी तरफ वहीं पे जाती है जहाँ पे पुराने समय में मतलब उस समय जब जियांगली साउथ फ्रांस आई थी तो उसे वहाँ पे कैद किया गया था। ये सारी बातें याद करके जियांगली अचानक से डरने लगती है और उसकी सांस अटकने लगती है, वो जोर जोर से सांस लेने लगती है। जहाँ पे वो फिर याद करती है कि जो ड्यूक्सू हैं उन्होंने समझाया कि तुम्हें कभी भी डरना नहीं है, अब तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी नहीं होगा। जियांगली आगे बढ़ती है तो उस कमरे के पास पहुंचती है जहाँ पे इसके साथ फ्रेम किया गया था उस लड़के को लेकर, और वो कुछ सोच ही रही होती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे सनी रोन पीछे से आ जाते हैं, कहते हैं कि तुम यहाँ पे पहली बार आई हो लेकिन ऐसा लगता नहीं है, ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर हो, हर एक चीज़ को ढूंढ लेती हो, अगर तुम्हें इस कमरे में जाना है तो बताओ मैं दरवाज़ा खोल देता हूँ। तो जियांगली कहती है कि अगर कोई अच्छी जगह हो तो जाना चाहिए, ऐसी बुरी जगहों में जाकर मैं क्या ही करूँगी, और वहाँ से मुड़ के जाने लगती है। जिसकी वजह से सनी रोन कहते हैं कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारे बारे में सबको पता चल जाएगा। वो कहती है कि मेरे बारे
बारे में छुपाने के लिए है क्या? तुम तो मेरे बारे में सब कुछ जानते हो ना। सनी लियोन कहता है कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, मैं तुम्हारे बारे में जानता भी हूँ, तो मैंने कहा किसी को कुछ भी बताया या वगैरह वगैरह। वो कहती है कि हाँ, मैं यही तो सोच रही हूँ कि आखिर तुमने क्यों मेरी सच्चाई सबके सामने उजागर नहीं की जब राजकुमारी ने सबके सामने बताया कि मैं साओ फेंगफेई हूँ। क्यों तुमने मेरे लिए तलवार अपने ऊपर ले लिया, तुम्हें चोट लगे, तुम एक कायर हो, है ना। वो कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम समझ नहीं रही हो। दरअसल बात यह है, मैं मजबूर था उस वक्त वो करने के लिए, तुम्हें जान से मारने के लिए। वो कहती है कि अच्छा, तुम्हारे बहन और तुम्हारी माँ के रचे गए कार्यों की वजह से मैं बुरी तरीके से घृणित हो गई, मुझे सभी लोग बुरी नज़रों से देखने लगे और तुम मजबूर थे, तुम अपना मजबूरी दिखा रहे हो कि तुम मजबूरी में मुझे जान से मारे हो। वो कहता है कि हाँ, मैं बहुत ही ज़्यादा मजबूर था। वो कहता है कि तुम मजबूर रहे होगे, लेकिन मैं नहीं हूँ, मैं उस राजकुमारी को नहीं छोड़ूंगी और मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लेकर आऊंगी। और वहाँ से जाने लगती है। तो यहाँ पे जो सनी लियोन होता है वो उसको रोकता है, कहता है कि नहीं, तुम मत जाओ, तुम जानते नहीं हो राजकुमारी कितनी ज़्यादा शक्तिशाली है और वो कुछ भी कर सकती है। जियांगली कहती है कि सनी लियोन, तुम्हारे पास आखिरी मौका है, मैं तुम्हें एक मौका देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम जाकर एम्पायरर को ये सारी सच्चाई बताओ कि तुमने कैसे शाह फैमिली को एक एक करके सबको बर्बाद कर दिया, उसकी बेटी के ऊपर गलत लांछन लगाना वगैरह वगैरह, सारी सच्चाई जाके अपनी बता दो, जिसके बाद से मैं तुम्हें जाने दूंगी। तो यहाँ पे वो कहता है कि दे तुम क्या कह रही हो। वो कहती है कि हाँ, तुम्हारे पास ये लास्ट मौका, अगर तुम ऐसा नहीं करते हो। तो वो कहता है कि लेकिन मैं तुम्हारे लिए ये सब क्यों करूँगा। वो कहते हैं कि तुम्हें करना होगा, अगर तुम नहीं करते हो तो क्या तुम्हारी बहन और तुम्हारी माँ ने जो कुछ भी मेरे साथ गलत किया, क्या वो सब सही था। वो कहता है नहीं, मैं मानता हूँ वो सही नहीं था, लेकिन मैं मजबूर था, मैं अपनी फैमिली को बचाने के लिए मजबूर था। वो कहती है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं भी मजबूर हूँ, मैं तो अपने लिए न्याय खोज कर ही रहूंगी। और वहाँ से जाने लगती है। जब जाने लगती है तो सनी लियोन उसे पीछे से पकड़ लेता है, कहता है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। जियांगली, तुम मेरी बात सुनो। जिसके बाद से हम जियांगली को देखते हैं जो छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है, पीछे से ये सीजी आता है और एक डंडा दे मारता है। ये सीजी के डंडा पड़ते ही हम देखते हैं कि जो सनी लियोन होता है वहीं पे बेहोश होता है। जियांगली कहती है ये तुमने क्या कर दिया। वो कहता है कि वो तुम्हारे ऊपर अटैक कर रहा था, इसीलिए मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए उसे डंडा दे मारा। जिसके बाद से जब ये सीजी चेक करता है तो कहता है कि अभी ठीक है, मतलब मरा नहीं है, मैं अभी डॉक्टर को बुलाने जाता हूँ। और वो जाने लगता है। जियांगली उसे रोकती है, कहती है नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम बस यहाँ से चले जाओ। वो कहता है कि नहीं, वो तुम्हें परेशान कर रहा था, तुम्हें मारने वाला था, तुम्हें छेड़ रहा था, इसीलिए मैंने उसे मारा और मैंने कोई भी गलती नहीं की। वो कहती है कि देखो, मैं तुम्हें सच्चाई बताती हूँ, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। टू बी ऑनेस्ट, तुमने वही किया जो मैं चाहती थी, मैंने ये सब फ्रेम किया था उसे, और मैं चाहती थी कि वो मेरे साथ कुछ ऐसा करे जिससे कि तुम आकर उसे मारो, और ये सब मैंने जानबूझ के किया है। तो तुम बस अपनी जान बचाओ और यहाँ से निकल जाओ। अगर तुम यहाँ पे रुकते हो तो तुम्हें पता नहीं है, इल्डेस्ट प्रिंसेस यानी जो प्रिंसेस है, राजकुमारी है, वो इन सब में मिली हुई है। और राजकुमारी क्या करेंगी, वो तुम्हारे परिवार को, मतलब ये परिवार को पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगी। तो तुम मेरी बात मानो, तुम अभी यहाँ से चले जाओ, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। ये कहता है कि मैं किसी से नहीं डरता, मैं पब्लिक के बीच में भी तुम्हारा हाथ थाम सकता हूँ, तुम्हें बचा सकता हूँ, तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ जू फेंगफेई, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम जू फेंगफेई हो। तो वो कहती है कि ये सीजी, अब जब तुम मेरी सच्चाई जानते हो तो तुम प्लीज़ मुझे दुविधा में मत डालो और यहाँ से चले जाओ। अगर तुम यहाँ पे रहो तो मैं अलग से दुविधा में पड़ जाऊंगी, मैं उन लोगों से ये कह दूंगी कि इसने मेरे ऊपर हाथ डाला तो मैंने इसे मारा, लेकिन तुम्हारा नाम मैं इसमें नहीं ले सकती हूँ, प्लीज़ मुझे दुविधा में मत डालो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, यहाँ से चले जाओ। और उससे डंडा मांगने लगती हैं। जिसके बाद से हम आगे की सीन में हम देखते हैं कि सनी लियोन के माँ को होश आता है, तो वो याद करती है कि सनी लियोन ने उसे जो पानी पिलाई थी उसे पीने के बाद उसकी माँ सो गई थी। तो वो अपने बेटे के बारे में सोचने लगती है कि मेरे बेटे का क्या हुआ होगा। वो तुरंत उठकर बाहर हंगामा करने लगती है, यू रॉन्ग करके, मतलब बेटा बेटा करके। हम देखते हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग पार्टी वार्टी में बैठे होते हैं सभी लोग उसकी माँ के पीछे आते हैं कि आखिर हुआ क्या है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो जियांगली होती है वो ये सीजी से वो डंडा मांग रही होती है और ये सीजी जो होता है वो डंडा देकर चला जाता है। आगे हम माँ को देखते हैं जो कि दौड़ते दौड़ते उसी कमरे तक आती हैं और वहाँ पे हम देखते हैं कि सभी लोग पहुंच गए होते हैं। जियांगली कहती है कि जो सनी लियोन है उन्होंने मेरे ऊपर हाथ डालने की कोशिश की, इसीलिए मैंने उन्हें मार दिया। और यहाँ पे जो माँ होती है वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और सभी लोग देखकर अचंभित हो जाते हैं। आगे की सीन में कुछ पुलिस वाले आते हैं और सनी लियोन को कैद करके वहाँ से ले जा रहे होते हैं। उनकी माँ सनी लियोन करके चिल्ला कर रो रही होती है। वो जाती है जियांगली को पकड़ती है, कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की यह हालत हुई थी, तुमने उसे हर्ट कर दिया। ये सीधी सामने आता कहता है कि वो था जिसने कि जियांगली को रेप करने की कोशिश की, अगर आपने आगे से कोई मैस फैलाया तो शायद अपने बेटे को वापस भी नहीं देख पाएंगे। जिसके बाद से इसकी माँ को हार्ट अटैक वहीं पे आने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद से जियांगली, सनी लियोन, मतलब ये सीजी और ये सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं। जियांगली मुस्कुराते हुए निकल जाती है और यहाँ पे उसकी माँ की हालत खराब होती है, सारे नौकर चाकर आपस में घेर लेते हैं। आगे की सीन में हम जियांग रेजिडेंस का सीन देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि जियांगली सोई होती है तो उसकी दादी माँ आती हैं। दादी माँ आकर कहती है कि जियांगली तुम ठीक तो हो ना। वो कहती है कि दादी माँ बातें चारों तरफ फैल गई है, इससे जियांग परिवार के रेपुटेशन को बहुत ही ज्यादा ठेस पहुंची है ना। दादी माँ कहती है कि तुम रेपुटेशन की चिंता क्यों करती हो मेरी बच्ची, तुम्हारे साथ कितना कुछ बुरा हुआ, तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे पिता से बात करती हूँ और सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम बस अपना ख्याल रखो। जिसके बाद से दादी जियांग बजाती हैं और पिता जियांग से बात करती है और कहती है कि तुम्हें पता है कि जो तुम्हारी बेटी है वो कितना ज्यादा सफर कर चुकी है, बचपन से तो वो
वहाँ पे मतलब जेल में रही है कैदी की तरह बन के, और अब यहाँ पे आई है तो उसे कितने सारे लोग परेशान कर रहे हैं। अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक फादर को लेकर, तुम उसके फादर हो तो तुम्हें उसके लिए कुछ करना चाहिए। पिता जियांग जब इतने सारा कुछ सुन लेते हैं तो उसके बाद से कहते हैं कि हाँ आप बिल्कुल सही समझ रही हो, ये मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और कहते हैं कि सब लोग गाड़ी तैयार करो, मैं जियांगली की तरफ से कंप्लेंट फाइल करूंगा। जिसके बाद से हम एम्पायर को देखते हैं जो कि राजकुमारी के साथ गेम खेल रहे होते हैं और कहते हैं कि ये गेम और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है सिस्टर, है ना। तो वो कहती है कि हाँ भाई। जिसके बाद से ये लोग गेम खेल रहे होते हैं तो जो राजा जो होते हैं एम्पायर, वो कहते हैं कि आप तो इतने दिनों से बंधक है महल में, वरना आप आई होती कोर्ट तो आपने देखा होता कि राजा जाओ जब आए थे तो वहाँ पे सन यूरोन और जियांगली कितना अच्छा परफॉर्मेंस किए थे, कितना अच्छा कहानी उन्होंने बताया था। जिसके बाद से वो कहते हैं कि आपको पता है राजा जाओ यहाँ पे आए थे अपनी सिस्टर को वापस ले जाने के लिए, और उस वक्त उनकी सिस्टर पर किसी ने मतलब मारने की कोशिश की उनके सिस्टर को। कोई ऐसा चाहता है कि राजा जाओ के साथ राजा यानी मेरा रिश्ता अच्छा ना हो, रिलेशनशिप खराब हो जाए। तो यहाँ पे राजकुमारी कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो कहती है कि कल्पेट का क्या हुआ। तो राजा कहते हैं एम्पायर कि हम लोगों ने कल्पेट को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो वहाँ से भाग गया और ली जोंगनान के अंडर में चला गया था। राजकुमारी कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, ऑफिशियल काम मतलब ली जोंगनान के अंदर में ऐसे कैसे हो सकता है। तो राजा कहते हैं कि हाँ अगर ऐसा नहीं है तो ली जोंगनान आखिर में अपने अंडर में काम कर रहे लोगों को बदलता क्यों फिर रहा था, इसीलिए हमने उस पर शक किया, हमने वहाँ पे चार्ज किया और हमें पता चला कि वहीं पे वो कल्पेट पाया गया था, लेकिन वो वहाँ से निकल के भाग गया। राजकुमारी कहती है अच्छा। जिसके बाद से राजा बताता है और एक बात आपने कहा था कि जो है वो सन यूरोन की लेट वाइफ की तरह दिखती है। पहले तो मैं अपने आपको बातों पर ध्यान नहीं दिया और वो सब मुझे सही नहीं लगा, लेकिन अब लगता है वो सही है, क्योंकि आपको पता है सन यूरोन जेल में है और वो पकड़े गए हैं इस मामले में कि उन्होंने जियांगली की रेप करने की कोशिश की और इसके बदले में जियांगली ने उन्हें हिट किया। यहाँ पे राजकुमारी ये सब कुछ सुनती है, लेकिन कोई भी मतलब उनके चेहरे पे एक्सप्रेशन नहीं होता है। महाराज कहते हैं वैसे काफी लेट हो चुका है, अब हमें चलना चाहिए। जिसके बाद से राजकुमारी वहां से जाने लगती है। जब वो बाहर आती हैं तो हम देखते हैं महाराज अंदर मुस्कुरा रहे होते हैं। राजकुमारी बाहर आकर अपने नौकरानी या अपने साथ वाली लड़की से कहती है कि अब जल्दी से जेल में ले चलो। आगे हम देखते हैं कि जो राजकुमारी होती है वो कोर्ट के लिए निकल जाती है और जाती है जेल में, मिलती है सन यूरोन से। कहती है सन यूरोन आखिर ये तुमने क्या कर दिया। वो कहती है कि क्या तुम क्लेरिफिकेशन दोगे। वो कहता है नहीं, मैं तो मरने ही वाला हूँ, क्या तुम डर रही हो मरने से। वो कहती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। वो कहता है कि देखो मैंने अपनी बहन और अपनी माता के लिए जो कुछ भी किया, अपनी पत्नी को जान से मार दिया, उसे जिंदा गाड़ दिया, अब आखिर तुम क्या ही कर सकती हो मेरे साथ, क्या तुम डर रही हो। वैसे अब मैं मरने ही वाला हूँ, मैं तो मरना चाहता हूँ, तुम चाहो तो मुझे जान से मार सकती हो। तो यहाँ पे वो जो होती है उसका गला दबाने लगती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे सॉरी बोलूंगी, मैं तुमसे माफी मांगूंगी अपने किए कराए के लिए। वो कहता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ राजकुमारी कि तुम मुझसे माफी नहीं मांगोगी, और उसे धक्का देकर वहीं पे गिरा देता है। जिसके बाद से कहता है कि देखो अब मैं डरने वाला नहीं हूँ, शायद तुम डर रही हो इस बात से कि अब मैं तुम्हारे चंगुल में नहीं रहा हूँ, है ना। जिसके बाद से राजकुमारी कहती है कि सन यूरोन तुम्हें पता है तुम्हारी मौत मेरे हाथों में है, मैं जब चाहूंगी तो तुम्हें मार सकती हूँ और मैं चाहूँ तो तुम्हें जिंदा रखूंगी, मैं तुम्हें ऐसे आसानी से मरने नहीं दूंगी। कोई इंपीरियल कोर्ट वाला डिसाइड नहीं कर सकता तुम्हारी मृत्यु को। तो यहाँ पे सन यूरोन कहता है कि आखिर तुम करना क्या चाहती हो। वो कहती है मैं तुम्हें बचाने जा रही हूँ। आगे का सीन हम जियांगली को देखते हैं जो कि बैठ के गो गेम्स खेल रही होती है। तभी यहाँ पे ड्यूक से उठते हुए आ जाते हैं और कहते हैं कि आखिरकार तुम इतनी रात को भी आराम नहीं कर रही हो और यहाँ पे बैठ के गेम खेल रही हो। वो कहती है कि हाँ आपने तो मुझे डरा दिया और आप यहाँ पे आ गए, क्या आपको डर नहीं लगता कि कोई आपको यहाँ पे आते हुए देख लेगा। तो वो कहता है ये सब छोड़ो, ये मुझे चाय दो। वो चाय देने लगती है तो ड्यूक से कहता है अब तुम्हारा अगला स्टेप क्या है, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ। तो जियांगली बताती है कि अगले स्टेप में मैं चाहती हूँ कि जो सन यूरोन है उसका और राजकुमारी का जो रिलेशनशिप है वो बाहर है, मैं उनके रिलेशनशिप को बाहर लाना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि सन यूरोन को बचाने के लिए राजकुमारी जाने वाली है। वो कहता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है सच में सन यूरोन को राजकुमारी बचाएगी। वो कहता है कि हाँ, जिस प्रकार की एरोगेंट महिला वो है उस प्रकार से मुझे ऐसा लगता है कि वो सन यूरोन को जरूर बचाएगी। मतलब अब मैं उसके रेपुटेशन पे उठाना चाहती हूँ उंगली। यहाँ पे ड्यूक कहता है कि मैंने तुमसे मना किया था ना कि तुम कुछ भी ऐसा गलत काम मत करना जिसमें तुम फंस जाओ। वो कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, आपने ऐसा कहा था और ये दूसरी बार है जो मुझसे गलती हो गई, मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। ड्यूक कहते हैं कि तुम्हें पता है क्या कुछ हुआ और सन यूरोन कैसे जेल में गया, ये सब कुछ अब तुम मुझे अपने मुंह से बताओगी। वो कहती है कि जो सन यूरोन था ना उसने मेरे ऊपर हमला किया, उसने मुझे पीछे से पकड़ा था और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इतने में ही ये सीजी आया और उसने उसके सर पे मारकर वहीं पे बेहोश कर दिया। अगर कोई और व्यक्ति होता तो मैं उसका नाम ले लेती कि उसने मुझे बचाया, लेकिन ये सीजी जियांगली का परिवार है और मैं ये सीजी के परिवार को उसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकती थी इन सब में, क्योंकि ये सीजी का परिवार अगर इन्वॉल्व होता तो राजकुमारी शायद उनके परिवार को भी ना छोड़ती।
होती। इसीलिए मैंने ये सब अपने ऊपर ले लिया और मैंने उनसे कहा कि मैंने ही सन यूरोन को मारा है। जिसके बाद से ड्यूक्सू कहता है अब क्या लगता है कि तुम्हारे साथ क्या होना चाहिए, तुमने इतना सब कुछ गलत कर दिया अपने साथ, मतलब तुम्हें अपनी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। जियांगली कहती है कि फर्क नहीं पड़ता, आप मुझे जो सजा देना चाहें मुझे मंजूर है, लेकिन मैं सचमुच में दिल से बता रही हूँ कि मैं उस इंसान को पूरी तरीके से बर्बाद करने वाली हूँ और मैं अगला कदम यही, मतलब जो कुछ भी बताता है कि ये कदम उठाने वाली हूँ वगैरह वगैरह। कहते हैं जो भी हो, लेकिन मुझे लगता है कि शायद राजकुमारी इस बार तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाली है। वो कहती है कि वो जरूर फंसेगी, वो मैं मानती हूँ वो बहुत ही ज्यादा होशियार है, लेकिन इस बार तो वो मेरे जाल में फंसी जाएगी और वो अपनी बातें बताने लगती है। जिसके बाद से ड्यूक्सू भी गुस्सा जताते हुए कहते हैं कि तुम हर बार मेरी बात को मतलब कैंसिल कर देती हो। मैंने तुमसे उस पर भी वादा लिया था कि तुम्हें वादा करना है कि आगे से तुम कोई भी गलती नहीं करोगी, अपने आप की सेफ्टी का ध्यान रखोगी, लेकिन तुम अपने सेफ्टी का ध्यान नहीं रखती हो। जिसके बाद से ड्यूक्सू बहुत ही ज्यादा उदास होते हैं, मतलब गुस्से में होते हैं, एंग्री होकर वहां से उठ के चले जाते हैं क्योंकि किसी के आने की आहट होती है। और ये जो आहट होती है ये ड्यूक्सू का ही आदमी होता है और आके जियांगली से बताता है कि वेंग जी ने मुझे बताया है कि लूजी ने मुझे बताया है कि जो ड्यूक्सू हैं वो वापस आ गए हैं, उन्हें उस मैटर का पता चल चुका है, इसीलिए ड्यूक्सू यहाँ पे आ गए हैं गुस्से में। यहाँ पे जियांगली कहते हैं कि हाँ मुझे पता है क्योंकि ड्यूक्सू अभी आया था और मुझे सुनाकर चले गए। आगे की सीन में हम राजकुमारी को देखते हैं। राजकुमारी के पास आता है ली जोंगनान और ली जोंगनान आके बताता है कि राजकुमारी ये राजा चैंग की तरफ से आदेश आया हुआ है, उन्होंने कहा है कि जो सन यूरोन है उसकी रेपुटेशन बर्बाद हो चुकी है, तो अब आपको उसे बचाने की जरूरत नहीं है। अगर आप उसे बचाएंगी तो आपका हाथ बुरी तरीके से गंदा हो जाएगा, तो आपको एक काम करना है, सन यूरोन को मार देना है और ऐसा दिखाना है कि वो सब सुसाइड था। वो कहती है कि मैं इंपीरियल कोर्ट की बात संभाल लूंगी, राजा चैंग को बोलो कि उनके जो सैनिक है ना वो उन्हें अच्छे से ट्रेनिंग दे, तो इंपीरियल कोर्ट की बातों में वो ना फंसे, मैं इन सबको संभाल लूंगी। उसके बाद से वो जब ली जोंगनान वहां से चला जाता है तो राजकुमारी कहती है शाओ फेंग फेई अब तुमसे मिलने का सही वक्त आ गया है। हम एम्पायर को और ड्यूक्सू को देखते हैं जो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। एम्पायर कह रहे होते हैं कि अब क्या होगा, तो वो कहते हैं कि अब वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, मतलब हाँ एम्पायर कहते हैं कि अब वही होगा जो कुछ भी जो जियांग फैमिली है वो चाहेगी। तो एम्पायर कहते हैं कि जियांग फैमिली मिस्टर सन यूरोन को माफ तो नहीं करने वाली है। तो एम्पायर कहते हैं कि हाँ मुझे पता है, वैसे तुम्हें पता है जियांगली एक महिला है, अगर वो एक पुरुष होती तो वो सारे मामले को अच्छे से संभाल सकती थी, मतलब अच्छा दिमाग है उसके अंदर। तो यहाँ पे ड्यूक्सू जो होते हैं वो कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि वो महिला है तो उसे बहुत ज्यादा सफर करना होगा, है ना। तो महाराज कहते हैं कि हाँ, लेकिन साओ हेंग मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, मतलब ड्यूक्सू से कहते हैं कि ड्यूक्सू मैं तुमसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि तुम एक बात बताओ कि तुम उसके बारे में इतना चिंतित क्यों हो, वो तो बस एक मोहरा है ना। तो महाराज कहते हैं कि वो इतने लॉन्ग समय से बस एक मोहरा ही नहीं रह गई है। तो महाराज कहते हैं क्या तुम उसके प्यार में पड़ गए हो। तो ड्यूक्सू कहते हैं कि हाँ महाराज मैं उससे प्यार करता हूँ। जिसके बाद से महाराज कहते हैं कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि वो बस हमारा एक मोहरा है, उससे ज्यादा अटैच मत होना। वो कहता है कि महाराज अब तो अटैच हो चुका हूँ। तो यहाँ पे महाराज कहते हैं लेकिन मैंने तुमसे कितनी बार मना किया था ना, लेकिन तुमने ऐसी गलती कैसे कर दी, अब वो सब सफर करेगी तो सब कुछ क्या होगा। तो यहाँ पे ड्यूक्सू कहते हैं कि महाराज क्या आपको याद है जब आप पहली बार इंपीरियल कोर्ट में पधार रहे थे, उस वक्त की बातें हम लोग को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि छोटे से महाराज जो होते हैं वो छिप रहे होते हैं। जब उन्हें पहली बार इंपीरियल कोर्ट में ले जाया जा रहा होता है तो एक जगह छिप कर वो एक घोंसले को संभाल रहे होते हैं। वहां पे ड्यूक्सू उससे मिलते हैं और कहते हैं कि महाराज आपको इंपीरियल कोर्ट में जाना चाहिए क्योंकि आपका पहला अटेंडेंस है। महाराज कहते हैं कि मैं राजा नहीं बनना चाहता, आखिर मेरे माता पिता ने, मेरे पिताजी ने, लेट एम्पायर ने ऐसा मुझ में क्या देखा जब मुझे एम्पायर बना दिया। तो यहाँ पे जो ड्यूक्सू होते हैं वो समझाते हैं कि आपकी लॉयल्टी और आपका प्यार देख के आपको एम्पायर बनाया गया, आप ऑनेस्ट हैं इसलिए, और मैं आपके साथ हूँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मतलब ड्यूक्सू ने उस वक्त साथ दिया था महाराज का कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा बना रहूंगा, तुम्हें बस आराम से जाकर वहाँ पे अपना वो काम करना है। तो महाराज को जो है महाराज चले गए थे। जिसके बाद से हम आज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ड्यूक्सू कहते हैं कि महाराज चाहे मेरे बाम यानी कि मेरा जो मोहरा है ना उसके साथ कुछ भी हो जाए या दुनिया उथल की पुथल क्यों ना हो जाए, लेकिन जब तक आप एक अच्छे एम्पायर हैं ड्यूक्सू हमेशा आपके पीछे ही रहेगा। ड्यूक्सू और ड्यूक्सू के लोग हमेशा आपके साथ ही रहेंगे और आपके साथ ऑनेस्टली रहेंगे, हॉनेस्टी से रहेंगे। महाराज कहते हैं कि ऐसी बातें, फिर दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। महाराज कहते हैं कि तुम एक काम करो, पहले जाके अपने मोहरे को संभालो, मतलब उसे जाके मतलब प्रोटेक्ट करो, उसके बाद से मुझे प्रोटेक्ट करना। तो ड्यूक्सू कहते हैं जी महाराज और मुस्कुराते हैं। आगे सीन में हम सन यूरोन को देखते हैं जो कि जियांगली से बातें कर रहे होते हैं। सन यूरोन कहते हैं कि क्या तुम सच्चाई नहीं बताना चाहती, तुम्हें सबको बताना चाहिए कि सन यूरोन को तुमने नहीं बल्कि मैंने मारा था जब वो तुम्हारी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था। जियांगली कहती है मैं ऐसा नहीं चाहती क्योंकि तुम अच्छे से जानते हो कि अगर मैं ऐसा कह दूं तो तुम्हारे ये परिवार को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया जाएगा। वो कहता है कि मैं ये सब जानता हूँ लेकिन मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। तो जियांगली कहती है तुम अच्छे से जानते हो कि मैं
जियांगली तुम्हारी कजन सिस्टर नहीं हूँ, मैं जियांगली नहीं हूँ और मैं सन यूरोन की मरी हुई पत्नी हूँ जिसका रेपुटेशन पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। तो मैं सबके सामने नहीं आ सकती, मैं यहाँ पे जियांगली बन के रह रही हूँ, ये मेरी एक मजबूरी है और मैं ये मेरे और उसके बीच की बात है, मैं उसको पूरी तरीके से उसके रेपुटेशन को बर्बाद करना चाहती हूँ, सच्चाई सामने लाना चाहती हूँ। तो वो कहता है कि ये फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो या क्या हो, जब से मैंने तुम्हें बहुत करीब से जाना है मैं समझ चुका हूँ कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो और मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ, इसमें क्या गलत है। मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँ, तुम जो करोगी मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जियांगली मतलब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम साओ फेंगफेई हो या जियांगली हो, तुमने ये परिवार की बहुत ज़्यादा मदद की है, इसके लिए जब भी तुम कोई भी काम करो ना मैं तुम्हारे पीछे ही खड़ा रहूँगा, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जियांगली खुश होती है और कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सन यूरोन। कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं कि नौकरानी यहाँ पे आती है, एक लेटर देती है, कहती है कि प्रिंसेस ने आपको महल में मिलने के लिए बुलाया है। जिसके बाद से हम देखते हैं कि जो बूढ़ी दादी जियांग दादी होती है पिता जियांग से बातें कर रही होती है और कहती है कि प्रिंसेस ने जियांगली को मिलने के लिए बुलाया है, इसका मतलब जरूर कोई बात है और हमें चिंता की विषय है ये बात। तो यहाँ पे जो पिता जियांग होते हैं वो कहते हैं कि क्या हमें जियांगली को नहीं जाने देना चाहिए। दादी जियांग कहते नहीं, जियांगली जाने के लिए तैयार है तो हमें लगता है कि उसे भेज देना चाहिए। वैसे भी राजकुमारी ने जब उसे सामने से बुलाया है तो वो कुछ गलत तो करने वाली नहीं है, मतलब कुछ बात ही करना होगा, अगर कुछ गलत करना होता तो वो छुपके से वार करती, ऐसे सामने से नहीं बुलाती। तो पिता जियांग कहते हैं हाँ तो मैं अपनी बेटी जियांगली के साथ जाऊंगा और मैं देखूंगा कि उसे कोई हार ना पहुंचाए। जिसके बाद से आगे की सीन में हम देखते हैं कि पिता जियांग जो होते हैं वो जियांगली को लेकर राजकुमारी के रेजिडेंस में पहुंच जाते हैं। जियांगली पिताजी के साथ राजकुमारी के रेजिडेंस में पहुंचती है तो पिताजी कहते हैं कि देखो तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिसके बाद से ये लोग अंदर जाने लगते हैं तो नौकरानी कहते हैं कि सिर्फ जियांगली को बुलाया गया है और आप अंदर नहीं जा सकते। तो पिता जियांग कहते हैं कि मैं ऐसे कैसे नहीं जा सकता, मैं अपने बेटी के साथ जाना चाहता हूँ। जियांगली कहती है कि पिताजी आप एंट्रेंस में मेरा इंतजार कीजिए, मैं अभी आती हूँ। और जियांगली अंदर चली जाती है, पिताजी वहीं इंतजार करते रह जाते हैं। आगे जो नौकरानी होती है वो जियांगली को लेकर जाती है तो अंदर से कुछ म्यूजिक का आवाज सुनाई देता है और अंदर हम देखते हैं कि राजकुमारी म्यूजिक बजा रही होती है, मतलब गुगिन बजा रही होती है। जब जियांगली उनके पास जाती है तो राजकुमारी कहती है कि मैंने सुना है कि आप बहुत ही अच्छा गुगिन बजाती हैं और आपने सन यूरोन के साथ भी म्यूजिक में पार्टिसिपेट किया था, तो मैं चाहती हूँ आप मुझे थोड़ा बहुत गुगिन बजाना सिखा दें। तो जियांगली कहते हैं कि वैसे आपने मुझे यहाँ गुगिन बजाने के लिए तो बुलाया नहीं है, ये सीखने के लिए। आपको बता दूं कि मेरे पिताजी बाहर इंटरेस्ट पे मेरा इंतजार कर रहे हैं तो मुझे जल्दी जाना होगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको म्यूजिक सिखाऊं। जिसके बाद से राजकुमारी कहती है कि हाँ चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, लेकिन वैसे मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जियांगली कहती है कि वैसे आप और महाराज इतने अच्छे हैं, लोगों को मकान देते हैं, राजकुमारी आपको लोग इतने सारे लोग आपसे प्यार करते हैं, लेकिन फिर आपको जरूरत क्या है, मतलब सन यूरोन की क्या जरूरत है। वो कहती है कि लोग मुझसे प्यार और साइड में आती है और कहती है कि तुम क्या जानती हो जियांगली, तुम्हें पता है। तो वो कहती है कि आपको क्या लगता है कि आप इतने सारे लोगों को सफर करवाएं, आपकी वजह से मेरी मृत्यु हो गई, मतलब साओ फेंगफेई को मार दिया गया, उसके परिवार को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया और मैं इतनी आसानी से भूल जाऊं। तो यहाँ पे जो राजकुमारी होती है कि अरे जियांगली मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ये कॉन्क्रेन यानी कि ये जो ताज है ना, इससे खुशी नहीं मिलती जो खुशी मुझे उस वक्त मिली थी। जियांगली कहती है क्या मतलब आपका। वो कहती है राजकुमारी कि तुम्हें पता है ये जो लोग हैं ना जो कुर्सियों से प्यार करते हैं, मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं यहाँ पे आई थी तो इस ताज के लिए नहीं आई थी। वो तुम जिस तरीके से घमंडी हो ना। जियांगली कहती है घमंडी क्या मतलब आपका। जियांगली कहती है कि देखो मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरती। तो राजकुमारी कहती है कि बिल्कुल ऐसा ही नहीं डर था तुम्हारा सन यूरोन जब मैंने उसे पहली बार देखा था। जिसके बाद से राजकुमारी याद दिलाती है, कहानी बताती है कि उस वक्त जब मैं यहाँ पे पहली बार आई थी मैंने सन यूरोन को देखा था इस स्कूल में आते हुए, और स्कूल में जाते हुए मैंने एक से पूछा था कि वो कौन व्यक्ति है, तो उसने बताया था कि ये यहाँ के नए प्रिंसिपल है जिनको यहाँ पे पढ़ाई कराने के लिए बुलाया गया था। जो सन यूरोन था ना वो बहुत ही अलग गर्म किस्म का इंसान था। जब एक दिन मैंने उसके सामने हैंकरचिप अपना हैंकी फेंक दिया और जब वो सन यूरोन मेरे पास वो हैंकी लेकर आया, मुझसे इतने पोलाइट तरीके से बात किया, इतने अच्छे तरीके से मेरे साथ बिहेव करता था कि मुझे उसका बिहेवियर बहुत पसंद आया। जहाँ पे ये बताती है कि आपको पता है, मैंने सुना है कि जब कोई लड़का किसी लड़की का हैंकरचिप यानी कि हैंकी उठा लेता है तो उसका और उसके बीच कुछ ना कुछ संबंध तो होता है पुराने समय का। तो यहाँ पे सन यूरोन ने ये जवाब दिया था कि माफ कीजिएगा, मैं मैरिड मैन हूँ और मेरा एक फैमिली है, तो मैं किसी और स्त्री के बारे में नहीं सोच सकता। जिसके बाद से राजकुमारी कहती हैं कि मुझे लगा था कि वो लड़की बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी, नोबल परिवार से होगी, कोई राजकुमारी वगैरह होगी, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो मैंने देखा इतने साधारण सी लड़की को इतना अच्छा लड़का मिल गया जो उससे इतना ज्यादा प्यार करता है और वो इतने खुश रहते हैं। मतलब मैं ना, मुझे ये खुशी ही नहीं मिली इस थ्रोन पे, इस राजगद्दी पे बैठकर और ये ताज पहनकर, मुझे वो खुशी नहीं मिली जो खुशी मैंने तुम्हारे अंदर देखी। मैंने देखी कि मुझे वो चीज क्यों नहीं मिली जो तुम्हें मिली, वो चीज मैं डिजर्व करती थी लेकिन तुम्हें क्यों मिली। तो यहाँ पे जो जियांगली होती है वो कहती है कि तुम पागल हो गई हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने ये सब करके सन यूरोन को पा लिया? नहीं, बल्कि तुमने उससे और भी ज्यादा दूर कर दिया और तुम यही डिजर्व करती हो। वो तुम्हें मिला
तो, लेकिन तुमसे प्यार नहीं करता, वो बस तुमसे डर के तुम्हारे अंडर में रहता है। राजकुमारी कहती है मेरे लिए ये काफी है। वैसे अब तो यहाँ पे जो जियांगली होती है वो कहती है कि देखो चाहे तो कुछ भी कह लो, कुछ भी बता दो, कुछ भी कह लो, लेकिन सैन हीरोन तो अब बचने वाला नहीं है। कहती है कि ये तो राजा यान के ऊपर है ना कि वो क्या फैसला देते हैं, तुम इसके बारे में चिंतित क्यों हो। तो जियांगली कहती है कि चलो ठीक है फिर। तो यहाँ पे जो राजकुमारी होती है वो कहती है कि वैसे उसे बचाने वाली तो तुम ही होगी, सैन हीरोन को तो तुम ही होगी बचाओगी, मैं क्यों बचाऊंगी। तो यहाँ पे जियांगली कहती है कि मैं क्यों बचाने जाऊं, वैसे तुम बचाओगी और तुम्हारा उसका रिलेशन निकल के सबके सामने आएगा। राजकुमारी कहती है कि वो बचाने वाली तो तुम ही हो, तुम ही जाकर कोर्ट में सबके सामने कहोगी कि तुमने सैन हीरोन को लेकर जो कुछ भी किया था वो सब कुछ तुमने गलत समझा था और तुम्हारी गलतफहमी थी। जियांगली कहती है ठीक है राजकुमारी मैं चलती हूँ, प्रणाम, और आपने जो कुछ भी कहा मैं कोर्ट में जाके कह दूंगी, और वहां से निकलने लगती है। राजकुमारी उसे रोकती है, उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती है कि अरे रुको तो, तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो, अभी बात पूरी कहाँ हुई है, चलो मैं तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलाती हूँ जिसे मिलकर तुम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाओगी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मिलता है अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। टाटा बाय बाय। एक सवाल है, मेरे इस सवाल का जवाब देते जाना कि राजकुमारी आखिर किससे मिलाने वाली है जिसको मिलने के बाद जो जियांगली है वो खुश हो जाएगी। कमेंट करके बताना जरूर, क्योंकि इतने दिनों से तुम लोग ये ड्रामा देख रहे हो, थोड़ा सा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा। तो कमेंट कर देना, वीडियो में आंसर तो पता चल ही जाएगा, और मैं वहां पे बताऊंगी कि किसका कमेंट जो है वो बहुत सही था, मतलब किसका कमेंट सही था। चलो कमेंट करके बताओ। बाय।